बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम पढ़ेंगे गैसेस के बारे में, ग्राहम्स लॉ, डाल्टन्स लॉ और काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। एवोगैड्रोस लॉ, चार्ल्स लॉ और जो है वो बॉयल्स लॉ वो हम पढ़ चुके हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट ये करूँगी कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और दूसरी रिक्वेस्ट ये होगी कि प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखें ताकि जो है वो आपके कॉन्सेप्ट अच्छे से बिल्ड हो जाए। तो आइए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास आ जाता है ग्राहम्स लॉ। ठीक है, ग्राहम्स लॉ को जो है वो पढ़ने से पहले आपको डिफ्यूजन और रिफ्यूजन का पता होना चाहिए। डिफ्यूजन क्या होता है? यहाँ हाई कंसनट्रेशन से इस तरफ जाना। यहाँ पर ज़्यादा कंसनट्रेशन जो अगर किसी चीज़ की होगी तो वो चीज़ फिर जो है एक प्रेशर के साथ इस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू दूसरी तरफ चली जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमने बनाना है होमोजीनियस मिक्सचर। रिफ्यूजन भी इसी की तरह की एक टर्म है लेकिन थोड़ी सी मुख्तलिफ है। इसमें एक इस तरह का टाइनी होल होता है, जैसे टायर पंचर हो जाए तो उसी तरह वहाँ से जो है निकलता है, यानी कि स्पीड से जिस तरह हाई प्रेशर से निकलता है। तो वहाँ पर यहाँ पर जो है ये कोलिजन और पार्टिकल्स का कोई सीन नहीं है। ठीक है, वो एक होल है, वहाँ से स्लो स्लो पार्टिकल्स ने जो है वो निकल जाना है। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाता है ये ग्राहम्स लॉ। ये कहता है कि रेट ऑफ डिफ्यूजन या इफ्यूजन वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसकी? डेंसिटी के। यानी कि अगर यहाँ पर मैं एक सॉलिड चीज़ भर रही हूँ यहाँ पर, तो यहाँ मैं होल करूँगी तो वो बाहर नहीं निकलेगी। रेट ऑफ डिफ्यूजन और इफ्यूजन बहुत कम हो जाएगा अगर यहाँ पर कोई सॉलिड चीज़ मैंने भरी हो, क्योंकि इसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है। अगर यहाँ पर गैस है तो वो फास्ट मूव करेगी क्योंकि उसकी डेंसिटी कम होती है। इस तरह इनका इन्वर्स रिलेशनशिप होता है। अगर इसका इन्वर्स रिलेशनशिप है तो मास का भी इन्वर्स रिलेशनशिप है। बच्चे आपके पास जो है वो डेंसिटी का जो फार्मूला था, अगर आपको याद हो, D = P m/r/T। तो यहाँ मास के जो है वो डायरेक्ट रिलेशनशिप में है, तो इस तरह वो रेट ऑफ डिफ्यूजन और इफ्यूजन के इन्वर्स रिलेशनशिप में चला जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है डाल्टन्स लॉ। डाल्टन्स लॉ कब एप्लीकेबल होता है? डाल्टन्स लॉ ये कहता है कि जो टोटल प्रेशर होता है ना वो इक्वल होता है उसके कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेशर्स के। यानी कि यहाँ पर जो हम पार्टिकल्स लेंगे उसके कॉन्स्टिट्यूएंट वो नॉन रिएक्टिंग गैसेज होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर वो रिएक्ट कर जाएँ तो फिर उसके प्रेशर जो है वो चेंज होने के खदशात बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पर जो टोटल प्रेशर होगा वो बराबर होगा कॉन्स्टिट्यूएंट के। अगर हम P1 को खोल के उसकी जगह ये लिख दें एंड P2 की जगह ये लिख दें, P3 की जगह ये लिख दें, तो RT/V जो हमारे पास कॉमन आ गया। ये हम जनरल गैस जो है वो इक्वेशन से लिख रहे हैं। बाकी N1 N2 N3 यहाँ इस तरह से आ गया, और ये किसके बराबर होगा? टोटल नंबर ऑफ मोल्स के, और वो इस तरह से आ जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास पार्शियल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर P1 = X1 PT। यहाँ पर X1 क्या है? यहाँ पर X1 है बच्चे मोल फ्रैक्शन। ये मोल फ्रैक्शन जो है वो आप सोल्यूशन वाले चैप्टर में भी जाकर देखेंगे। कोई भी मोल फ्रैक्शन अगर हम ले रहे हैं कोई भी मोल फ्रैक्शन अगर हम ले रहे हैं तो वो लेस देन होगी 1 के, लेकिन सबके सब मोल फ्रैक्शन का अगर हम सम लें तो वो बराबर होगी 1 के। यानी कि इसी तरह से अगर हम यहाँ पे P2 करें तो वो भी यहाँ पर इसी तरह से आ जाएगा, X2 × P2 आ जाएगा, PT आ जाएगा, सॉरी PT क्या है? टोटल प्रेशर। आगे X1 N1/NT है। यानी कि मेनली यहाँ पर हुआ क्या है? मेनली यहाँ पर ये हुआ है कि यहाँ पर था P1/PT = N1/NT। तो ये PT जो है यहाँ से उस तरफ चला गया और N1/NT जो है इसको मोल फ्रैक्शन कह दिया गया है। मेनली यहाँ पर जो है वो हुआ ये है कि किस तरह से जो है ये वैल्यूज़ आपस में इंटरचेंज हो गई। नेक्स्ट आ जाती है हमारे पास इनकी एप्लीकेशंस को भी देख लें। कलेक्शन ऑफ गैसेस ओवर वाटर। टोटल जो मॉइस्ट का प्रेशर होगा ना वो बराबर होगा ड्राई गैस के भी, उसके अंदर जो है, और जो वाटर वेपर जो वाटर के ऊपर इकट्ठा हो रहा है एक्वस टेंशन के तौर पर, इन दोनों के बराबर होगा। यहाँ से अगर आपने एक्वस टेंशन निकालनी है तो इसको उधर ले जाके माइनस कर दें, वो आपकी मर्जी है। नेक्स्ट हमारे पास इसकी एप्लीकेशन है रिस्पिरेशन एट हाई एल्टीट्यूड्स। नॉर्मल एल्टीट्यूड्स के अंदर क्या होता है? यहाँ पर ये बनाया है मैंने लंग। ठीक है, इसके अंदर प्रेशर होता है 116 mmHg। आउटर इन्वायरमेंट में प्रेशर होता है ज़्यादा। ठीक है, तो यहाँ ज़्यादा से जब वो लो की तरफ मूव कर जाती है, ऑक्सीजन ने अंदर जाना होता है, और इसी तरह से हम कार्बन डाइऑक्साइड का उलट कर सकते हैं, उसका बाहर कम होगा और अंदर ज़्यादा होगा। इस तरह से वो अंदर से बाहर मूव कर जाएगी, यानी कि हाई टू लो। लेकिन हाई एल्टीट्यूड में क्या होता है? ये 159 की बजाय जो है यहाँ पर 150 हो जाता है, जिसकी वजह से जो है वो ब्रीदिंग मतलब डिफ़िकल्टीज़ आती हैं, फेस होती हैं। इसी तरह से जिस तरह हाई एल्टीट्यूड्स पे डिफ़िकल्टीज आती हैं, इसी तरह लो एल्टीट्यूड्स यानी कि सी डाइवर्स वगैरह पर, यानी कि समंदर के अंदर भी डिफ़िकल्टीज आती हैं। वहाँ क्या होता है? अगर हम 100 फीट नीचे जाएं तो प्रेशर जो है वो 3 atm इंक्रीज़ हो जाता है।
3 ATM को आपने किस तरह से करना है, 1 ATM बराबर है 760 टोर के। इस तरह से 760 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, फिर आपने मल्टीप्लाई करना है उसको 159 के साथ। कितना ज़्यादा प्रेशर हो गया अंदर, ठीक है, कितना ज़्यादा प्रेशर हो गया वहाँ पर इन्वायरमेंट का। तो फिर इतना ज़्यादा जब प्रेशर हो जाएगा फिर तो वो बहुत तेज़ी से हमारे अंदर आएगी और एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। इस तरह से भी हमें डिफ़िकल्टीज आएंगी। लेकिन अगर हम 40 मीटर ही हैं, सिर्फ 100 फीट नहीं है, सिर्फ 40 मीटर नीचे है, फिर भी जो है वो प्रेशर 5 गुना बढ़ जाएगा और यहाँ पर मोर फिर जो है वो मूवमेंट अंदर की तरफ होगी। अंदर कितना है, सिर्फ 116 mm जी। इसका ट्रीटमेंट क्या है, वो क्या यूज़ करते हैं, हेलियोक्स। हेलियोक्स क्या, ये एस्थमा में भी यूज़ होता है। इसमें 96% जो है वो हीलियम होती है और 4% जो है वो ऑक्सीजन होती है। यानी कि ऑक्सीजन को वो जो है वो हीलियम के अंदर अपना ही एक अपरेटस लगाते हैं मुंह के ऊपर। इवन अगर वो जो है वो सी इन्वायरमेंट से बाहर आ जाए फिर भी जो है वो उनके लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ होती हैं। फिर एकदम उनका इन्वायरमेंट ठीक होने से भी उनको डिफ़िकल्टीज़ आती हैं, क्योंकि हमारे इन्वायरमेंट में N2 की कंसनट्रेशन जो है वो ज़्यादा है। इस तरह से वो उनके जो है वो लंग्स के अंदर सैचुरेशन उसकी ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से बॉडी के अंदर बैंड्स पड़ जाते हैं। इसलिए जब उसने बाहर आना है ना, फिर भी उस स्कूबा डाइवर ने जो है वो एक हेलियोक्स का ट्रीटमेंट लगाना है। आहिस्ता आहिस्ता उसने, जब उसे कंप्रेसर मिलती जाएगी, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसने जो है वो उतार देना है, फिर वो नॉर्मल होगा। एकदम से बाहर आके अगर वो इस इन्वायरमेंट में भी सांस लेगा तो तब भी उसके लिए डिफ़िकल्टीज होंगी। नेक्स्ट आ गया हमारे पास लास्ट टॉपिक, जिसे कहते हैं काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। इसमें सबसे पहले आपको कुछ साइंटिस्ट का पता होना चाहिए। बर्नौली था जिसने ये थ्योरी दी थी, KMT के नाम से भी जानी जाती है। क्लियोसिस आया, उसने काइनेटिक इक्वेशन भी दी और डिड्यूस किए सारे लास कौन कौन से, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ जो कि आइडियल गैसेस के लिए, और एवोगैड्रोस लॉ, ये वाली इक्वेशन उसने दी। इसके अंदर उसने जो है वो काइनेटिक एनर्जी इसके जो है वो आप डेरिवेशंस वगैरह, यानी कि उसने किस तरह के से की, बाकी लॉज की, इवन उसने ग्राम्स लॉ और ये भी प्रूव किया कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर की। वो सारे जो है वो आप किसी भी टेक्स्ट बुक से देख सकते हैं। और वैसे भी वो जो है वो MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से इतनी इंपॉर्टेंट है भी नहीं। मैक्सवेल जो है उसने लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटीज़ को दिया था। उसके मुताबिक जो है यहाँ पर एवरेज जो है वो स्केयर वेलोसिटी वो बराबर है सबकी स्केयर वेलोसिटी ओवर टोटल नंबर। अगर हम इसका स्केयर रूट की फॉर्म में लें, ठीक है, CRMS क्या है, रूट मीन स्केयर वेलोसिटी, तो ये बराबर है 3RT/m। इसकी डेरिवेशन भी है लेकिन करने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ और सिर्फ फोकस करिए अपने फार्मूलाए के ऊपर। 3RT/m और ऊपर इसका अंडर रूट। बोल्ट्जमैन ने क्या किया था, उसने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जीज के बारे में बताया था। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास इसके पोस्टुलेट्स। तकरीबन 8 पोस्टुलेट्स थे, ठीक है। गैस मॉलिक्यूल स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बनी है जिसे मॉलिक्यूल्स कहते हैं, ठीक है। ब्रोनियन मोशन होते हैं, इवन मैंने इनके मोशन लास्ट वीडियो के अंदर भी मोशन बताया है, ट्रांसलेशनरी है, ठीक है, वाइब्रेटरी है या रोटेशनल है, वो आपने वहाँ से जाके देख लेने हैं। प्रेशर जो है ये कोलियन इसकी होती है, परफेक्टली इलास्टिक का क्या मतलब है, यानी कि काइनेटिक एनर्जी, टोटल एनर्जी और मोमेंटम कंजर्व रहता है। जब एक चीज़ वहाँ से टकरा के वापस आएगी तो उसका काइनेटिक एनर्जी, मोमेंटम, हर चीज़ कंजर्व रहेगी। और यहाँ ये जो फार्मूला है ना, इसकी डेरिवेशन अगर आपने देखनी है तो आप जाके अपनी फिजिक्स की बुक से भी देख सकते हैं, वहाँ पर इसकी डेरिवेशन काफ़ी अच्छी है फर्स्ट ईयर की। नेक्स्ट है सेपरेशन ऑफ बिटवीन मॉलिक्यूल्स इज़ वेरी लार्ज, क्योंकि गैस है, डेंसिटी कम है तो पार्टिकल एक दूसरे से दूर दूर है। इम्पैक्ट ऑफ ग्रेविटी, ठीक है, अब खुद सोचिए अगर ग्रेविटी का इम्पैक्ट इसके ऊपर होता तो इस इन्वायरमेंट में हम सारी गैस हमारे पाँव में होती। सारी गैस हमारे पाँव में क्यों होती, क्योंकि ग्रेविटी उसको नीचे से खींचती, फिर तो हमें सांस लेने के लिए अपना मुंह ही पाँव के अंदर रखना पड़ता। तो ये कुदरत का कितना अच्छा असूल है। तो नेक्स्ट आ जाता है कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। इसके लिए ये वाला फार्मूला की डेरिवेशन है, K = 3R/2Na/T, ठीक है। यहाँ पर गैस और लिक्विड हो तो उसके लिए एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, और अगर सॉलिड हो तो उसके लिए वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी को डिस्कस करते हैं। एब्सोल्यूट टेम्परेचर कौन सा टेम्परेचर होता है, अगर आपको याद हो, जिसको मैंने ओके से याद करवाया था, 0K और -273, ठीक है, डिग्री सेल्सियस। अब यहाँ तक पहले कहते थे अनअटेनेबल है, लेकिन आज टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है, इससे भी कम 10⁻⁻5 केल्विन के ऊपर भी ट्राई किया गया है। ये एक ऐसा टेम्परेचर होता है जिसके ऊपर मोशंस वगैरह सीज हो जाते हैं, काइनेटिक एनर्जी वगैरह ज़ीरो हो जाती है। तो इससे पीछे भी टेम्परेचर को ट्राई किया गया है। अब यहाँ पर जो लास्ट वाले पॉइंट्स है ये गौर से सुनने हैं। जब पार्टिकल्स दूर दूर हैं तो कहा जाता है कि इनके दरमियान कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन नहीं है। वैसे ये बात थोड़ी सी जो है
गलत है। एक्चुअल वॉल्यूम जो है वो नेग्लिजिबल है टोटल वॉल्यूम के। ये बात बिल्कुल ठीक है आइडियल के लिए, लेकिन जब नॉन आइडियल गैस के लिए हम एक हाई प्रेशर अप्लाई करते हैं तो फिर तो एक्चुअल वॉल्यूम जो है वो टोटल वॉल्यूम से नेग्लिजिबल नहीं रहता। ये भी जो है मैं आपको नेक्स्ट वंडरवाल के अंदर अच्छे से समझाऊंगी। नॉट पॉसिबल फॉर नॉन आइडियल बिहेवियर, ये 2 पॉइंट्स जो थे इसने वंडरवाल ने इनको जो है वो काफ़ी इसके बारे में सोचा कि ये चीज़ें नहीं हो सकती इस तरह से। नेक्स्ट यहाँ पे आपको 2 ग्राफ नज़र आ रहे होंगे। पहला ग्राफ है 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर और दूसरा जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर है। जब टेम्परेचर था लो, ठीक है, लो टेम्परेचर के ऊपर नॉन आइडियल जो थी चीज़ें वो ज़्यादा बढ़ गई, लेकिन जब टेम्परेचर हुआ हाई, ये बातें जो है वो आपको मैंने निमोनिक के साथ लास्ट वीडियो में समझाई भी हैं। जब टेम्परेचर था हाई तो जो है वो डेविएशन कम हो गई, इस तरफ रिपल्शन होगी, यानी कि जब ऊपर की तरफ ये आया है तो इससे ये जाहिर हुआ कि रिपल्शन है। रिपल्शन से क्या मतलब हुआ? रिपल्शन से ये मुराद हुआ कि पार्टिकल्स के दरमियान रिपल्शन ज़्यादा है। रिपल्शन ज़्यादा तो इसका मतलब हाई वॉल्यूम है। हाई वॉल्यूम है तो मतलब आइडियलिटी की बात हो रही है। नीचे की तरफ जो है वो अट्रैक्शन ज़्यादा है, मतलब वॉल्यूम लो है। ये हाई वॉल्यूम लो वॉल्यूम ये भी मैंने लास्ट वीडियो में आइडियल और नॉन आइडियल के अंदर जो है वो कॉन्सेप्ट के अंदर बताया था। ऑर्डिनेट यानी कि वाई एक्सिस के ऊपर PV ओवर RT लिया है, जिसे कहा जाता है कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर, और ये होता है 1 फॉर आइडियल गैस। आइडियल गैस के लिए 1 होता है। नेक्स्ट हीलियम थोड़ी सी ऊपर जा रही है, हाइड्रोजन उससे ऊपर जा रही है, नाइट्रोजन ये आ गई है, और डेविएशन सबसे ज़्यादा है किसमें? कार्बन डाइऑक्साइड में। लेकिन आपने सिर्फ इस ग्राफ को अपने जहन में नहीं रखना। अगर जो है वो एग्जामिनर पेपर सेटर इसके अलावा कोई चीज़ देता है, यानी कि फॉर एग्जांपल वो इसमें SO2 डाल देता है, तो उसके अंदर नॉन पोलैरिटी भी ज़्यादा है और उसका जो है वो मास भी ज़्यादा है। आपके पास टाइम नहीं है तो आप सिर्फ मास से ही देख लिया करिए। जिसका जितना ज़्यादा मास होगा उसके अंदर नॉन आइडियलिटी भी ज़्यादा होगी। मॉलिक्यूलर साइज ज़्यादा होगा तो नॉन आइडियलिटी ज़्यादा होगी, पोलैरिटी ज़्यादा होगी तो नॉन आइडियलिटी ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर भी अगर हमने टेम्परेचर को बढ़ाया है तो इससे जो है वो थोड़ा थोड़ा आइडियल, यानी कि ये वाली लाइन आइडियल है, इसके पास पास आने लग गए हैं। और नाइट्रोजन ने जो है वो क्या कहते हैं अट्रैक्शन डोमिनेट की तरफ तो गया ही नहीं, उसके बाद सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड किया है। इस चीज़ को जो है वो वांडरवाल ने बताया था। वांडरवाल ने इसको बताने के अलावा जो हमारे पास जनरल गैस इक्वेशन थी ना, PV=NRT, उसके अंदर करेक्शन भी की थी। ठीक है, उसने कहा था कि ये रियल गैसेस और नॉन आइडियल गैसेस के लिए अप्लाइबल नहीं है, हमें इसे चेंज करना होगा ताकि इसको हम एप्लीकेबल कर सकें। तो उसने जो है वो इसके अंदर कुछ मॉडिफिकेशन भी की थी, वो भी जो है वो हम नेक्स्ट ज़रूर देखेंगे। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर फिर भी कोई पॉइंट आपको समझ ना लगे तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।